हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, हम इजराइल पर होने वाले ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ईरान की मीडिया ने यह क्लेम किया है कि ईरान ने 2 इजरायली फाइटर जेट्स F-35 को मार गिराया है और साथ ही साथ इसका एक सोल्जर को भी कैप्चर किया है। जी हाँ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ नेतन्याहू अभी के लिए इजराइल में नहीं ग्रीस में है, यह भी खबर आ रही है। चलिए डिटेल में हम ईरानियन मिसाइल के बारे में बात करते हैं जो इजराइल पे हमला हुआ है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इजराइल ने जो हमला किया है ना, इससे यमन पूरा गूंज उठा है। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये यमन की क्लिप को देखें। वाओ, अमेजिंग। इतनी सारी पॉपुलेशन दोस्तों सिर्फ ईरान की अटैक देखने आई है लाइव। ह्यूज पॉपुलेशन यहां पर, ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है गाइस कि यमन के लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इजराइल से, क्योंकि इजराइल ने इनकी सना एयरपोर्ट पर, सना सिटी पर बहुत सारे मिसाइल्स दागे थे। फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ये। ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ईरान का जो वीडियो है चल रहा है, कैसे ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स डाले हैं। मिसाइल्स गिर रहे हैं। जैसा ही मिसाइल गिरा पूरे जने गूंज उठे। अभी के लिए यमन में रात के 1 या 2 बज रहे, सिर्फ नींद छोड़ के, सोना छोड़ के आके ये वीडियो देख रहे। ग्रेट बात है। वेल गाइस, यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने एक वीडियो रिलीज किया है, वो देखे इस अटैक के बाद। और इन्होंने लिखा कि लाइफ विल डेफिनेटली बिकम बेटर फॉर देम। ये बेसिकली इजराइल को कह रहे हैं। हम कभी शुरुआत करने वाले नहीं थे लड़ाई झगड़े को। किसी के साथ में हमने लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं किया, ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई बचकानी हरकत कर कर या कोई शैतानी हरकत कर कर हमसे लड़ाई शुरू करता है तो वो लोग को बहुत जबरदस्त जवाब मिलेगा इसका, ये ऐसा कह रहे हैं। जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम पर अटैक कर कर सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। नहीं, जबरदस्त अटैक हुआ है गाइस, वो भी सिविलियन एरिया पर ये अटैक हुआ है। मैं फुल स्क्रीन कर कर बताता हूँ। तो मैं चलिए इस वीडियो को लेकर चलता हूँ। यमन की अनऑफिशियल मिलिट्री अकाउंट ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का एक वीडियो रिलीज किया है। अब यहाँ पर देखना, एक मिसाइल आकर गुजरेगी यहाँ से। यहाँ से ये मिसाइल जा रही है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इज नाउ अंडरवे। वेल गाइस, यहाँ पर आप जो सीन देख रहे हैं ना, ये ईरानियन मिसाइल्स ईरान से निकल चुके हैं इजराइल की तरफ। इनिशियल वीडियो है ये मिसाइल्स ईरान को छोड़ रही है। ये इजराइल के लिए रवाना हो रही है।
सीधा सीधा मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ से ये मिसाइल सीधा ईरान से निकलती है और सीधा इजराइल की तेल अवीव पर जाकर गिरती है, हाइफा के करीब, यरूशलेम के करीब। यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। इस तरह से मिसाइल जो है गिरता है। एक दूसरे एंगल से बतलाता हूं मैं। ये गिरता है गाइस, Oh my God. यहाँ पर आप गौर करना, यहाँ पर आयरन डोम एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। इजराइल को चाहिए था कि यहाँ पर आयरन डोम एक्टिवेट रखे, लेकिन आयरन डोम एक्टिवेट नहीं रहता। जब मिसाइल्स ईरान से गुजरती है, ईरान के तेल अवीव पे आती है, गिरना शुरू करती है, तब जाकर यहाँ पर आयरन डोम एक्टिवेट होता है। पहले एक्टिवेट नहीं था। आप वीडियो को ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। दो मिसाइल गिरने के बाद यहाँ पर आयरन डोम निकलता है। कुछ इस तरह से मिसाइल निकलता है और यहाँ पर जैसा ही मिसाइल गिरते हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं। सीधा ये बंकर और शेल्टर की तरफ जाते हैं गाइस। लोग सीधा बंकर की ओर जाते हैं। ये बेसिकली सरप्राइज अटैक था गैस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिसाइल्स गाजा की ओर उड़ते हुए तेल अवीव पर जा रहे थे। ايوه اللهم زيدهم وبارك يا رب. ايوه هذه الاشياء اللي بتفتح النفس. اي والله ايش بيفرح يا زلمه. यहाँ पर मिसाइल्स ने कुछ इस तरह से इजराइल का नुकसान किया है। सिविलियन कैजुअलिटीज गाइस बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि रात का वक्त था। लोग हो सकता था कि सोने की तैयारी कर रहे थे या सो चुके थे, या फिर पब्लिक आसपास जा रही थी, तब जाकर ये अटैक हुआ है। अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हुआ है और ये पूरी वीडियो दूर से देखिए, कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, सीधा क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि आयरन डोम एक्टिवेट नहीं था। मिसाइल एक आराम से यहाँ पर 3 से 5 मिसाइल गिर चुकी है दोस्तों, तब जाकर आयरन डोम जो है एक्टिवेट होता है। लेकिन इन सबके बीच ना गाइस, इस अटैक करने से पहले द परमानेंट मिशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान टू द यूनाइटेड नेशंस हैज सबमिटेड एन अर्जेंट लेटर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सारे सिक्योरिटी मेंबर्स को जो है एक लेटर दिया जाता है, जिसपे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची की सिग्नेचर होती है। इन लोगों ने क्लियर कट बता दिया है कि इजराइल ने क्या क्या किया इनके साथ। स्पेशली दोस्तों ये मुझे तब ज्यादा अजीब दिखा जब इन लोगों ने नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बोला। क्या बोला? Natanz nuclear facility, one of the Iran's principal nuclear sites, which operate under the full safeguard and monitoring of the International Atomic Energy Agency (IAEA). कहीं पर भी दोस्तों ये नहीं लिखा गया है कि ईरान को एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज एनरिचमेंट नुकसान हुआ है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। बस यही लिखा गया है कि यहाँ पर जो है अगर ऐसा होता था तो रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता, लेकिन ये लोग ने ये नहीं कहा कि ईरानियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट को यहाँ पर टारगेट हुआ है, ऐसा लेटर में नहीं लिखा गया है। मतलब ये है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ है गाइस।
अगर होता तो ये लेटर में मेंशन होता, क्योंकि ईरान को ये अच्छी तरह पता है दोबारा न्यूक्लियर एनरिच करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो लोग साफ साफ ये एनरिचमेंट प्रोग्राम को मेंशन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट अभी भी सेफ है। तो देखना होगा कि इसके रिलेटेड क्या आता है, क्योंकि ईरान ने अभी तक इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं दी है। लेकिन इन सब के बीच ना गाइस, ये खबर सुनने को मिल रही है कि हालांकि बहुत ज़्यादा कम न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको छापा है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो अभी के लिए इजराइल में नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, वो अभी के लिए इजराइल में नहीं है, वो अभी के लिए ग्रीस में मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इजराइल का जो स्टेट ऑफ इजराइल का एरोप्लेन है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का प्लेन है ये, और इसको टीआरटी ग्लोबल ने भी छापा है। नेतन्याहू's जेट स्पॉटेड इन ग्रीस, स्पेकुलेशंस will over Israel PM fleeing amid Iran escalation। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बात में दम है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट रेडार की मदद से भी ट्रैक किया गया है इस एरोप्लेन को, और खबर मिली है कि तेल अवीव का जो है एथेंस में पहुंचा है, ग्रीस में पहुंचा है। तो ये भी एक खबर निकल कर आ रही है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इजरायली फाइटर जेट F-35 ये ईरान ने मार गिराया है, और यहाँ पर एक फीमेल पायलट को कैप्चर किया गया है। ठीक है, ये टाइम्स न्यू वर्ल्ड ने भी कोट किया है, और असल जो कोट है यहाँ पर ईरान की जो स्टेट मीडिया है महर न्यूज एजेंसी, इन लोगों ने बोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्नीम का भी न्यूज आउटलेट है। ईरान क्लेम्स डिस्ट्रक्शन ऑफ 2 इजरायली F-35 फीमेल पायलट ऑफ डॉन इजरायली जेट टेकन कैप्टिव, यानी कि इसको पकड़ लिया गया है। अब दोबारा वो पहला पायलट कौन है, पकड़ा गया है नहीं है, अभी तो न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना इजरायली मीडिया ने साफ सीधा इसको इनकार किया है। ठीक है, स्काई न्यूज़ ने भी इसे कवर किया है, लेकिन इजरायली मीडिया, इजरायली गवर्नमेंट और इजरायली मिलिट्री ने इस बात को रिजेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों, ये बात में दम दिखती है। क्योंकि देखिए, इजराइल को ये बात अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, कि अगर इनका कोई सोल्जर इनके यहाँ कैदी बन जाता है तो ईरान सीधा सीधा इन्हें मार देगा, इजराइल को वापस नहीं करेगा। ये बात अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए वो लोग जो है ये बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ये रियल में होता है ना गाइस, पायलट का तो पता नहीं, लेकिन F-35 की दोबारा से रिवर्स इंजीनियरिंग इजराइल कर सकता है। अगर एरोप्लेन ठीक ठाक उन्हें मिलता है, मशीनरी या इक्विपमेंट उन्हें मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पर ईरान इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले, नहीं पता। वेराज ये अटैक जबरदस्त था दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, सडनली आता है गाइस, सडनली आकर ब्लास्ट कर देता है, सब धुआं हो जाता है। होपफुली वहां का जो सिटीजन है बच जाता है, लेकिन ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा डेडली था। लेकिन गाइस, इन सब के बीच ना मुझे डर ये है कि यूएसए इराक की गलती फिर से दोबारा ना कर बैठे। ठीक है, पहले आप ये वीडियो को देखें। ये है जेफरी सैक्स, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने पास्ट में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था इजराइल को लेके कि इजराइल कैसा यहाँ यूएस को लड़ाइयों में खींचता है, वॉर करवाता है। Dark son of a sorry to tell you, because he's gotten us into endless wars. Why did the US invade Iraq in 2003? Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu, actually. If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Netanyahu had from 1995 onward the theory toppling the governments of Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. नोट करो, ये साफ क्लियर कह रहे हैं कि इराक के बाद अब नेतन्याहू ईरान से यूएस का लड़ाई करवाना चाहता है। He's a deep, dark son of a sorry to tell you, because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the U.S. politics, he's gotten his way. But that war was totally phony. ये अटैक की बात कर रहे हैं, खैर इनके बात में दम है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इनका जो वीडियो है ना, इसके रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो दिखाता हूँ, कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके बात को एग्री कर रहे हैं। Now you can take it any way you want, and it took
It took Jeb Bush, if you remember at the beginning of his announcement, when he announced for president, it took him 5 days. He went back. It was a mistake. It wasn't a mistake. It took him 5 days before his people told him what to say. And he ultimately said it was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes. आगे ध्यान से सुनना, जॉर्ज बुश ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आगे ये एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं. But that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. One was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. but ट्रंप ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों. मैं ट्रंप की ये बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ. कुछ हो ना हो, ट्रंप ने बेसिकली ये बात को सही कहा है कि हमने इराक को जाकर बहुत बड़ी गलती की है. हमने मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर दिया है इराक को जाकर. ये ट्रंप ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है. और जेफरी सैक्स की ये जो वीडियो है ना, The U.S. politics. He's got इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों. और आगे ये इंडिया के रिलेटेड भी बहुत बड़ी बात करते हैं, जैसा कि रशिया चाइना, ठीक है, जैसा कि रशिया चाइना ये कहते हैं कि यूएस जो है आने वाले समय में ना इंडिया को वीक कर सकता है. जब इंडिया बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, जब सुपर पावर बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, तो यूएस इंडिया को भी वीक करेगा. जैसा आज के डेट में यूएस रशिया चाइना को वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है, इनके ऊपर अटैक कर रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है, ठीक ऐसे ही आने वाले समय में जब इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, तो यूएस इंडिया को भी वीक करेगा, कमजोर करेगा. यूएस और पूरी दुनिया को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि आने वाले समय में चाइना पूरी दुनिया का फर्स्ट इकोनॉमी होगा, सुपर पावर होगा, सेकेंड होगा इंडिया, थर्ड पे यूएस होगा, ठीक है. तो यूएस 2 पोजीशन नीचे चल जाएगा और आने वाले समय में यूएस इंडिया को टारगेट कर सकता है. इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है. हालांकि ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट होते पर भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. बहुत बड़ी बात है दोस्तों. तो आपको ही तय करना पड़ेगा, क्या ईरान सही है या गलत, क्या ईरान सही कर रहा है या गलत कर रहा है. मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि ईरान जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. लेकिन हमें जो प्रूफ मिलता है, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देख लो इराक के बारे में, या फिर आप इनका स्टेटमेंट ले लो जेफरी सैक्स का, हमें जो आज के टाइम पे प्रूफ मिलता है, क्या अगर हम ये प्रूफ को जोड़कर देखें, क्या ईरान हमारे लिए दुश्मन है या दोस्त, ये तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि असली दुश्मन इजराइल है या ईरान है. इंडिया के लिए कौन बेहतर रहेगा, आप ही सोचकर मुझे कमेंट करिए. तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है. अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल.